देखो आपने अभी 7 क्लासों का लगातार 8 केमिस्ट्री पढ़ते रहे, उसके आप समझ भी गए होंगे, आपका रिएक्शन में एक अच्छा खासा पकड़ बना होगा। फिजिक्स में हम लोग फिर रिटर्न आते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में आपको बता चुके हैं 4 ही पार्ट है फिजिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना 6 चैप्टर, मैग्नेटिज्म पढ़ना 6 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स पढ़ना 6-7 चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना, तो ये ऑप्टिक्स नहीं आता, 3-4 चैप्टर पढ़ना और 8-10 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना। पूरी फिजिक्स इंटर की खत्म हो जाती है। वैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़िया समझा है, मैग्नेटिज्म पार्ट को भी देखा है और रे ऑप्टिक्स भी खत्म कर चुके हो समझकर। वेव ऑप्टिक्स चल रहा था जिसमें हमने इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया था। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में जब हम इंटरफेरेंस पोलराइजेशन तक कंप्लीट करेंगे तब फिर मॉडर्न फिजिक्स शुरू किया जाएगा और वो 10 दिन में 8 लेक्चर 7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वो छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं, वहाँ तो एकदम समझना ही है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप बेहतर पढ़ना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में ही मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कक्षा 9-10 में जब रहे होंगे तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी एक हेडिंग रहता है। आज एक चैप्टर बन गया। ऐसे अभी मॉडर्न फिजिक्स समझ लेना, मॉडर्न फिजिक्स जिस पे दुनिया चल रही है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ये चीप मोबाइल से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर तक जितनी चीजें डिवाइसेस चल रही हैं सब किस पे बेस्ड है? और इंटर जान लो एबीसीडी है मॉडर्न फिजिक्स का। जैसे हम अंग्रेजी सीखने में एबीसीडी शुरू करते हैं, ऐसे इंटर में जाके एबीसीडी शुरू किया जाता है मॉडर्न फिजिक्स। और 10 चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। अब जिस ब्रांच से आप पढ़ोगे, आप बीटेक करोगे तो उस ब्रांच में आपको फिजिक्स में उसके अकॉर्डिंग नॉलेज दिया जाएगा। बट मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत छोटे होते हैं या तो होते ही नहीं है। सब कुछ क्या है? थ्योरी, और सब समझना है, टॉपिकों को क्लियर करना है। तो वो तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा जब तक कि वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में भी फार्मूले भी है, डेरिवेशंस भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी भी है, तो सब पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। और हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप तो बताए थे, रे ऑप्टिक्स में आपने कई लाइट के फिनोमेना की स्टडी की है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फ्रिंज, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ह्यूमन आइज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने समझ पाए थे। उस पे हमने कई फार्मूले भी लिखते गए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, कहाँ रिफ्लेक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन के लॉ है, रिफ्लेक्शन क्या है, लेंसेज क्या है, मिरर्स क्या है, क्या उनके कंडीशंस से टाइप्स क्या है, सब कुछ आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत देखा नॉर्मली। और हमने वहाँ बता भी दिया था कि बोर्ड पेपर्स हमारे रे ऑप्टिक्स पे कम कवर करती है, वेव ऑप्टिक्स को ज्यादा कवर करती है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी क्लास 10 का कोर्स रहा है। तो क्लास 10 में ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स रहा है, इसलिए रे ऑप्टिक्स से वो कभी भी उठाएगी अगर कोई टॉपिक तो न्यूमेरिकल उठाएगी या फिर डेरिवेशन उठाएगी। थ्योरी तो नहीं उठाने वाली है, कभी पूछ भी नहीं करेगा व्हाट इज द लेंस, व्हाट इज द मिरर, या राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समथिंग नथिंग। वो अगर उठाएगा तो derive the formula of lens maker formula derive करो, 1/f equal to 1/v minus 1/u, या write the slate about the find focal length of convex lens by displacement method से जो focal length फाइंड करते हो उसको आप एक्सप्लेन करो या उसके लिए डेरिवेशन फाइंड करो। तो जो कुछ चीजें होती है रे ऑप्टिक्स में से आपके बोर्ड पेपर में या तो न्यूमेरिकल्स आते हैं या तो डेरिवेशंस आते हैं। अभी तो आपके डेरिवेशंस में कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन अभी कुछ बताया ही नहीं है। हम लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अलग ही बताते हैं। जब चलता है तो पूरे चैप्टर का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही चलता है, तब हम थ्योरी नहीं बताते। अभी हम लोग थ्योरी के बारे में काम कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में फार्मूला याद दिला दे रहे हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, न्यूमेरिकल लगाओगे तो फार्मूले का काम लगेगा। और बाकी अच्छा एक चीज, जैसे जियो के 4G होती है ना, ये तब नेट चला रहे हो अगर मोबाइल का और जियो का 4G पकड़ा था तो दनादन उड़ाए हो। कहीं 2G पा गया वोडाफोन के, तब वो पैसेंजर गाड़ी की तरह चलेगी बफरिंग करते हुए। हम लोग का न्यूमेरिकल वही चीज है, फार्मूला, जिसके दिमाग में पूरे फार्मूले रिकॉल होते हैं, मतलब पता होते हैं, उसका जब न्यूमेरिकल चलेगा तो 4G की स्पीड में नहीं दराता। जिसका फार्मूला भूल है वो 2G स्पीड में आ जाएगा, बफरिंग कर करके डगमगाते हुए लुढ़कते हुए चलेगा। कभी लग जाएगा, कभी लगेगा ही नहीं, कभी बैठ जाएगा, कभी कलमिए बंद हो जाएगा। आप क्या लिखें? ये किसके साथ होता है? जिसको फार्मूला नहीं आता है और जिसको पूरे बुक की फार्मूले पे रिकॉलिंग होती है, तो 4G स्पीड में कोई भी निकल तो ओ यहाँ पे ये फार्मूला। हम अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उस टॉपिक में स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं? हमने आपको वेव ऑप्टिक्स में क्या बताया कि इसमें हमें नेचुरली 3 चीजों को पढ़ना है।
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अच्छा, तीनों की थ्योरी समझना है, तीनों के टॉपिक को समझना है, तो वेव ऑप्टिक्स से पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग लाइट्स की स्टडी कर रहे हैं और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो पढ़ी होगी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। आपको पता होगा वेव्स दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो सिर्फ मीडियम में ट्रेवल कर पाएंगे, वैक्यूम में नहीं चल पाएंगे। जैसे साउंड, हम दोनों लोग स्पेस में चले जाए और तुम हमारे बगल खड़े हो, चिल्ला चिल्ला के बोले, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच कोई मीडियम रहेगा नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि हमारे और आपके बीच मीडियम एयर है और वो एयर वाइब्रेट करते हुए आपके कान तक जा रहा है, तब आप सुन पा रहे हो। एक बीच में से एयर को गायब कर दो फिर क्यों? क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। वहां बैटरी जब मारोगे ना, जलाओगे, तो भले मीडियम नहीं है, लाइट आपके आंख तक जाएगी। लाइट एक अलग चीज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो मीडियम में भी चलेगी और विदाउट मीडियम भी चलेगी। लेकिन जो मैकेनिकल वेव होते हैं जिसके दो नेचुरल टाइप्स है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वो सिर्फ मीडियम में चलते हैं। और लाइट क्या है? लाइट क्या है? वेव तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताओ लाइट के अलावा? एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड्स, विजिबल रे, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ये लोग हर जगह चल लेते हैं और सबकी स्पीड, जितने लोग हैं सबकी स्पीड वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड ठीक को चलते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो गामा रे हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रोवेव्स हो, जिसपे मोबाइल आपका काम कर रहा है। मोबाइल किस वेव पे काम कर रहा है? टेलीविजन और रेडियो किस पे काम कर रहे हैं? रेडियो वेव्स। अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं, इंफ्रारेड जो होते हैं, विजिबल मतलब वही लाल से विबग्योर वाला, जिसको विजिबल का मतलब जो दिखाई देता है, जो देखने में हमारी मदद करता है। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्वालिटी है कि वैक्यूम में भी चलेगा और मीडियम में भी चलेगा। क्या स्पीड से चलेगा? जब वैक्यूम में होगा तो 3 × 10⁸, लेकिन जब वो मीडियम में आएगा यार, तो मीडियम में थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे वही लाइट जब पानी में आ जाएगा तो 2.25 × 10⁸ हो जाता है। ग्लास में जाने के बाद 2 × 10⁸ हो जाता है। मतलब वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन ग्लास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों स्पीड स्लो होती है? क्योंकि इसका लैम्डा डाउन हो जाता है। लैम्डा पहले से दूर कूदता था ना, अब जब ग्लास में घुसेगा तो उतना दूर नहीं कूद पाएगा, कम कूद पाएगा, तो उतने टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड कम नहीं हो जाएगी। और वो आप जानते हो कि किसी मीडियम में अगर हमें वेलोसिटी पता करना है, तो वहाँ पे एक फार्मूला भी हमने बताया था, v = c/n। याद आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए मीडियम, c की वैल्यू ले लो और n मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तुरंत जान जाओगे उसकी स्पीड क्या होगी। वहाँ पे आपको जब हम पढ़ा रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन, जब स्नेल लॉ की बात बता रहे थे, तो वहाँ पे फार्मूला हमने दिया था आपको। अच्छा, उसको तो हम छोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों जगह तो चलता है, ये अच्छी बात है, वैक्यूम में भी चलेगा, मीडियम में भी चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, इसकी चाल ढाल कैसी होगी, ये जानने के लिए हमें पता है कि जहाँ पे सोर्स होता है, सोर्स मतलब समझो लाइट सोर्स, जो लाइट को निकाले वो क्या है? लाइट सोर्स मतलब जो लाइट को ओरिजिनेट करे, जैसे कि लैंप, कैंडल, सन, बल्ब, ये सब क्या है? लाइट सोर्स। जो लाइट को देंगे, जो भी लाइट को ओरिजिनेट करेंगे, जिससे भी लाइट इमिट होगी, वो क्या कराएंगे? लाइट सोर्स। और लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है, तो इसके लिए तो झगड़ा बड़े दिन से चल रहा है कि लाइट कैसे निकलती है। इसमें आपको पता होगा, हाइगेंस सर परेशान है, वो कह रहे लाइट जब निकलती है तो कैसे निकलती है? लहर बन के, वेव बन के निकलती है। वही प्लान सर कह रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं निकलता है, वहां से छर्रा बन के निकलता है, पार्टिकल्स, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपने सेविंग वाले को स्प्रे करते हुए देखा होगा, कुछ मारते हैं चेहरे पे, छोटा छोटा
पार्टिकल्स की तरह आता है ड्रॉप्स, एकदम उसी तरह लाइट निकल रहा है। और हाइगेंस कैसा कर रहे हैं, लहर जैसे निकलता है, लहर की तरह निकल रहा है। अब दोनों को लेकर कंफ्यूजन तो बना ही है, लेकिन एट लास्ट जब देखा गया तो ये दोनों सही है। लाइट उस तरह भी है और इस तरह भी है। आप सोचोगे लाइट ये दोनों कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग डबल नेचर में रहते हैं। अब मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो हमें कौन सा टीचर मानोगे, दोनों को टीचर मानना पड़ेगा ना। मतलब कोई कह दिया कि सर फिजिक्स के टीचर है तो तुम लोग कर दोगे, और कोई दूसरा कह रहा है सर केमिस्ट्री के टीचर है, तब तुम्हें दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर तो दोनों कैरेक्टर हैं। ऐसे लाइट के पास दोनों कैरेक्टर हैं, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं सो पड़ता है। तो क्या हम दोनों एक साथ सो जाएंगे? अरे कभी फिजिक्स से पढ़ाएंगे तो कभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन एक समय में कोई एक है दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर। ऐसे लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है, वो कभी कभी पार्टिकल नेचर में दिखता है और कभी कभी वेव नेचर में दिखता है। तुम जैसा देखना चाहो, उसे वेव नेचर में देखना चाहोगे वो तुम्हें वेव की तरह दिखेगा, तुम उसे पार्टिकल नेचर में देखना चाहोगे छर्रा टाइप दिखेगा, स्प्रे। थोड़ा कंफ्यूजन टाइप लगता है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे सिर्फ सोचने और देखने के रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हम जब उसके इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं, जब डिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, जब पोलराइजेशन को पढ़ते हैं, तब वो हमें वेव जैसा दिखता है। लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वो पार्टिकल जैसा दिखता है। समझ में आया चीजें? अब समझ लो ऑलराउंडर है, जरूरत पड़ने पे बॉलिंग भी बैटिंग भी सब कुछ कर लेता है। हमने इसमें इंटरफेरेंस आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर भी कॉल करा देते हैं, फिर डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन को बात को समझते हैं। इसके चार ढाल अगर ये वेव के जैसे चले, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हम तो दिमाग से हटाई देंगे कि ये पार्टिकल है, उसे है, लेकिन अभी दिमाग में सोचेंगे नहीं। हम क्या मानेंगे कि लाइट वेव है, वो ऐसे ऐसे ही चलता है, क्योंकि अभी ये तीनों पढ़ने के लिए वेव मानना पड़ेगा, क्योंकि वेव नेचर ऑफ द लाइट इज प्लेड अबाउट द इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन। जो वेव नेचर है वही इसको डिफाइन करता है, जो पार्टिकल नेचर उसका है वो इसको डिफाइन नहीं करता, पार्टिकल के हिसाब से ये होगा ही नहीं। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना तो वेव नेचर हटा देना, तो उसका पार्टिकल नेचर जब समझोगे तब समझ पाओगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो क्या मानेंगे, वेव मानेंगे। और वो किस वेव पे चलता है, ट्रांसवर्स। चार ढाल इसकी कैसे, ट्रांसवर्स, इस तरह लहर। इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर लाइट ऐसे जा रही है तो जो यहाँ के हवा वाले पार्टिकल होंगे ना वो ऐसे ऐसे। अब उसमें हमने बताया था कि जहाँ ज्यादा वाइब्रेट करते हैं हाई एम्पलीट्यूड के साथ वहाँ एनर्जी ज्यादा होती है, जहाँ कम करते हैं वहाँ एनर्जी कम होती है, और जहाँ करते ही नहीं है वहाँ अंधेरा होता है। अब अंधेरा रूम उजाला रूम में फर्क समझ में आ रहा होगा। ये रूम उजाला इसलिए है क्योंकि रूम में जितने भी मीडियम के पार्टिकल है वो सब जंप कर रहे हैं। अभी सब रुक जाएगा तुरंत अंधेरा आ जाएगा, फिर चलने लगेंगे उजाला आ जाएगा, तेज तेज चलेंगे ज्यादा उजाला, धीरे धीरे चलेंगे कम उजाला, और जब सब पार्टिकल रेस्ट में आएंगे अंधेरा। बल्ब का काम क्या है, पार्टिकलों को जंप करना, वाइब्रेट कराना। जैसे आपने देखा होगा हम लोग किसी फाइबर के चीजों पे गेंदा रख दें, फाइबर को धीरे धीरे पीटेंगे, धीरे धीरे होगा, तेज तेज पीटेंगे, तेज तेज वाइब्रेट। गेंदा पे रखते हो, गेंदा पर रखते हो, उस पर बच्चों को आपने देखा होगा जंपिंग करते समय मेला होना में 10 रुपया लगता है जंप करने का। एक मच्छरदानी होता है नेट कूद के जंपिंग, कहाँ लगा लगा अभी रोज मेला लगता है, हम तो गए ही नहीं साथ। तो वहां देखे होंगे आपने फील किया होगा कि हम धीरे धीरे वाइब्रेट कराएंगे, फिर धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे गेंदा, जब उसको हम तेज तेज पीटेंगे तेज तेज होगा। और ये काम वही कर रहा है, ये बल्ब हमारे रूम में लाइट क्या दे रहा है यार, वो तो वेव दे रहा है, और उस वेव की वजह से इस रूम के पार्टिकल्स क्या करने लग रहे हैं, वाइब्रेट। और वाइब्रेटिंग की तो एनर्जी है, एनर्जी लाइट है, वहाँ लाइट आ जा रही है। जब ये बंद कर रहे हैं तो हिलाना डुलाना बंद कर दे रहे हैं, सब रेस्ट में आ जा रहे हैं, रेस्ट में आ रहे हैं, आ जा रहा है। लेकिन इनकी लाइट्स के अगर फिनोमेना आप लोग स्टडी करें तो इंटरफेरेंस क्या है, ये कहता है कि जो तुम लाइट को समझ पा रहे हो कि वेव्स होता है, लेकिन जब किसी एक मीडियम में दो वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं, इनका कहना है कि जब तुम एक लाइट सोर्स लोगे तो वो अपने अराउंड सभी मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा, उसका काम ही है वाइब्रेट कराना।
वो क्या क्रिएट करेगा, वेव क्रिएट करेगा, और वेव के इफेक्ट से मीडियम के जितने पार्टिकल होंगे सब वाइब्रेट करेंगे, सब जंप करेंगे। अलग की बात है, जो नजदीक होगा वो ज्यादा करेगा और जो दूर होगा वो। यही वजह है कि जहां बल्ब लगाया जाता है वहां ज्यादा लाइट होती है, और थोड़ा दूर चले जाओ तो लाइट कम हो जाती है। वैसे आपने भी देखा होगा, जब कभी हम लोग प्रेयर करते समय अपने रो में थोड़ा सा धक्का देते थे किसी को, तो बगलिया वाले ज्यादा झुकते हैं और धीरे धीरे वो इफेक्ट कम हो जाता है आगे जाके। देखो पीछे से कोई धक्का दे दिया, लाइट पे सब लगे झुकते चले जाते हैं, लगता है आप गिर पड़ेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये ओरिजिनेट किया जाता है सबसे ज्यादा इफेक्ट वही आता है। बल्ब का काम है वेव क्रिएट करना, वेव क्रिएट करता है तो अपने आसपास वाले पार्टिकल को ज्यादा वाइब्रेट करा देता है, और जैसे जैसे वो दूर आता है तैसे तैसे वो वाइब्रेशन क्या हो जाता है, तो वहां लाइट ज्यादा होती है, वहां लाइट कम हो जाता है। क्लियर हुई ना चीजें? लेकिन कह रहा है कि जब आप एक सोर्स लोगे तो उसके अराउंड सभी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, तो हर जगह लाइट होगी। लेकिन जब आप दो लाइट सोर्स लोगे तो उसमें से दो वेव्स निकलेंगे, और अब वेव्स एक दूसरे पे ऊपर पूछ कर जाएंगे, लड़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और जब चढ़ेंगे एक दूसरे पे ओवरलैप्स करेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो जो उस पार्टिकल को कंफ्यूजन में डाल देंगे कि हम किसकी बात माने, इधर वाले की कि इधर वाले की। भाई ये तो छोटा वाला लाइट है, ये कह रहा है 2 का, और ये बड़ा वाला लाइट है, ये कह रहा है 20 का। और जैसे दोनों पहुंचे यहाँ, अब ये पार्टिकल तो कंफ्यूज हो गए कि हम वाइब्रेशन 2 से करें या भाई इस, अगर ये ना होता तो इसके लाइन में आए थे तो मैं 20 से जंप कराता, लेकिन ये देखिए ये भी तो उसी टाइम पहुंचा है और ये 2 से करंट कर रहा है, तो वो कहता है भैया हमारे लिए तो सस्पेंशन में डाल दिए। अब वो वहां पे नेट ढूंढता है, क्या ढूंढता है, नेटवर्क। अगर दोनों सेम फेज में मिल गए, कहता चलो 22 से कर लेते हैं, 20 तुम्हारा 2 तुम्हारा, मतलब वो पहले 20 था, अब 2 और पा गया तो कहाँ गया, 22 का वाइब्रेशन किया। अब बताओ ये 20 वालों से ज्यादा चमकेगा कि नहीं हो, 2 वालों से ज्यादा चमकेगा कि नहीं हो। लेकिन जब उल्टा फेज में पड़ा, उल्टा फेज समझ लो ना, फेज मतलब क्या कंडीशन है, नीचे गिर रहे हो कि ऊपर उठ रहे हो, फेज। अगर ये नीचे गिर रहा है और ये ऊपर उठ रहा है, तो 20 नीचे गिराना चाह रहा है, तो ऊपर उठाना चाह रहा है, तो कहेगा भैया आपको 18 करना पड़ेगा, और वो 18 कर देगा। अब बताओ 18 हो गया तो इस 20 से कम हो गया इंटेंसिटी की नहीं, अभी भी 2 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 20 से तो कम हुआ ना। लेकिन अगर हम इक्वल एम्पलीट्यूड ले लें, इक्वल, ध्यान से देखना, ये भी 20 ये भी 20, और दोनों सेम फेज में मिले तब इनसे भी ज्यादा इंटेंसिटी, यहां से भी ज्यादा लाइट, लेकिन जब अपोजिट फेज मिले तब 0, नो वाइब्रेशन, डार्क एकदम रहेगा, कोई लाइट नहीं। मतलब इस तरह कितने जगह पे होंगे, पूरे रूम में होंगे, क्योंकि पूरे रूम में लाइट चल रही ना, लाइट ये रे थोड़ा ना कि ऐसे एक रे चल रहा है, ये पूरा लहर है, इतना बड़ा फायर से पानी कूदते चलता है, पूरा लहर जा रहा है ना, एक लहर इधर से जा रहा है ऐसे ऐसे करते करते, और एक लहर इधर से जा रहा है, तो सब लहर एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी कि नहीं। उसमें बहुत ऐसे पार्टिकल्स होंगे जहाँ पे सेम फेज मिलेगा, बहुत ऐसे पार्टिकल होंगे जहाँ पे डिफरेंट फेज मिलेगा, अपोजिट फेज मिलेगा, मतलब कुछ जगहों पे लाइट बढ़ेगी और कुछ जगहों पे लाइट। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ये कब होगा, जब 2 लाइट वेव्स सुपरपोज करेंगे, तब कुछ जगह पे लाइट बढ़ेगी और कुछ जगह पे लाइट 0 हो जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगी या घट जाएगी, और इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहते हैं। ये भी जानते हैं कि जहां बढ़ती है उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इंटरफेरेंस, और जहां घटती है वहां डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आपको बताएं कि मान लीजिए ये सोर्स नंबर 1, ये सोर्स नंबर 2, 2 बल्ब चले हुए हैं, एक बल्ब से हो जाएगा क्या इंटरफेरेंस, 2 से। ये अपना वेव्स करा दिया, ये वेव्स मतलब धागा मत समझना, अब धागा है, एक लाइट मत समझना, ये पानी में देखो ना, वो बड़ा सा यहाँ से वहां तक का लहर ऐसे उठते गिरते आता, उस तरह वाला ये समझ में आ रहा है ना। जैसे समुद्र के पास में खड़े हो, देखोगे लहर का एक लाइन बन के आता है, क्या साफ की तरह नहीं, यहाँ से वहां तक का लहर एक कदम उठेगा फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, वो पूरा लहर आ रहा है, पूरा मीडियम को कवर करते हुए, पूरे मीडियम को कवर करते हुए, और इधर से दूसरा भी सोर्स आ रहा है। अच्छा, दोनों के वाइब्रेशन के कंडीशन अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग अपने इक्वेशन के वाइब्रेट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि पहला y1 वाला जो वाइब्रेशन है A1 प्लस साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव है, जिसका एम्पलीट्यूड a1 है और उसका फेज क्या है 5 है। जबकि दूसरा वेव जो है वो कितना है a2 sin ओमेगा 2 प्लस 5 सेकेंड फेज। तो कहेगा ये जो जहां सुपरपोज हुआ है ये पार्टिकल तो कंफ्यूज है ना, इनकी बात को मान के जंपिंग करे कि इनकी बात को मान के जंपिंग करे, ये किस पे करेगा नेट पे करेगा। ये आप तुम दोनों रुको, हम नेट पहले पता कर लें उस हिसाब से करते हैं। और ये क्या हो जाता है a में sin ओमेगा टी प्लस 5 रैप्टेली बदल देता है। और आपने पढ़ा होगा कि आफ्टर सुपरपोजिशन वेयर a नेट क्या होता है, क्या होता है a a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 और 5 नेट क्या होता है 1 प्लस tan इनवर्स a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5 और वो सब लिखा दिए आपको। हाई क्या है इसमें i1 माइनस i2 i2 ज्यादा माना रहेगा भाई, इनका नहीं फेज है भाई, इनका फेज नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है। मान लो ये 40 डिग्री पे चल रहा है और ये 50 डिग्री पे चल रहा है, तो अब तक कितने का डिफरेंस, कितने का बचा ये 5 10 5 इज द नॉट फेज ऑफ वन वेव, 5 द फेज डिफरेंस ऑफ बोथ वेव। दोनों वेव का फेज का अंतर है, ये 30 डिग्री से चल रहा है 90 पे चल रहा है, अंतर कितने का आएगा 60 का। ये माइनस 20 पे चल रहा है, ये प्लस 100 पे चल रहा है, 120 माइनस 20 पे है और प्लस 100 पे है। तो पहले माइनस 20 से 0 में 20 लागी और फिर 0 से 100 में 100 लागी, तो कुल कितने का अंतर आएगी 100 में से जब माइनस 20 घटेगी ना, 100 में से जब माइनस 20 घटेगी कितना होता है। अगर ये 20 पे है और ये 100 पे है तब 80, वो 20 पे है 100 पे है तो 100 माइनस 20 80। लेकिन अगर इस माइनस 20 पे है तो 100 पे है तो 100 माइनस 20 करोगे तो 120 पर आएगा, मतलब फाइल का फेज डिफरेंस ये तो आप जान रहे होंगे। अब इस फैक्ट पे आता है कि अगर हम इसको आगे बढ़े, इसमें दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। हमें पता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरफेरेंस करने के लिए एक ही मीडियम में दो लाइट वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जब दो लाइट वेव्स आप नेचुरली सुपरपोज करते हैं तो कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है और कुछ पे डिक्रीज कर जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। जहां पे इंक्रीज करती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहां पे डिक्रीज करती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जो आपका पार्टिकल होता है वो एक पार्टिकुलर वेव को फॉलो ना करके अपने नेट एम्पलीट्यूड और नेट फेज के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करता है, जिसकी नेट एम्पलीट्यूड यहां से निकाली जाती है और नेट फेज यहां से निकाली जाती है। लेकिन आपको ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए फेज का बहुत बड़ा रोल है। कंस्ट्रक्टिव तभी होगा जब दोनों सेम फेज में होंगे, तभी तो बढ़ेगा, और डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब अपोजिट फेज में होंगे। एक नीचे जा रहा है ऊपर उठ रहा है तभी घटेगा। और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए।